बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है एजुकेशन फर्स्ट ईयर की बुक, उसका आज तीसरा लेक्चर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, तालीम के अनासर यानी कि एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि तालीम के जो अनासर हैं वो कितने हैं, ठीक है, उनके नाम लिखें और सबसे अहम आंसर की वजाहत करें। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि तालीम के अनासर जो हैं वो उनके नाम लिखें और वो कितने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और लॉन्ग के तौर पर इनमें से जितने अनासर हैं, ये 6 अनासर हैं, ठीक है, जिनमें से मैं आपको 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिटेल के साथ रीडिंग करके इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो लास्ट में करवाऊँगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तालीम के अनासर जो हैं वो 6 हैं। सबसे पहले जी मुताल्लिम यानी कि स्टूडेंट, दूसरा है मुअल्लिम और तीसरा है निसाब, चौथा है ताल्लुम, पांचवा है तदरीस और छठा है मुआशरा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो चीज़ें मिक्स कर जाते हैं। मुताल्लिम किसको कहते हैं जी? स्टूडेंट को, ठीक है, मुताल्लिम। और मुअल्लिम जो है टीचर को कहा जाता है। और निसाब जो है वो करिकुलम है, ठीक हो गया। और ताल्लुम लर्निंग को कहते हैं, सीखने को कहते हैं, ठीक हो गया। तदरीस जो है वो क्या है? पढ़ाने का तरीका है। और मुआशरा यानी कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी मुताल्लिम की तरफ। मुताल्लिम जो है आपने देख लेना है, आपके सामने जो है वो बुक भी होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अंडरलाइन करते रहें, ठीक है। और तब जब आप रीड करें खुद से फोकस होके, तो आपको पता हो कि जो चीज़ अंडरलाइन की है उसको आपने बहुत गौर से पढ़ना है, ठीक हो गया। सो चलते हैं जी मुताल्लिम। अमले तालीमी सबसे अहम आंसर जो है मुताल्लिम है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है कि सबसे अहम आंसर की वजाहत करें, तो आपने मुताल्लिम की वजाहत करनी है, ना कि आपने सबकी वजाहत करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जिसके लिए तालीम का अमल अंजाम पाता है, उसी की तरबियत और मुतवाज़न नशोनुमा के मुआशरा निज़ाम तालीम वज़ा करता है। तालिब इल्म मुआशरे का एक अहम रुकन है। इसकी तालीम पूरे मुआशरे की तालीम है। मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म की तरबियत इसकी इनफरादी ज़रूरियात, सलाहियतों और दिलचस्पियों के मुताबिक करें, ताकि वो मुआशरे के लिए एक मुफीद रुकन और अच्छा शहरी बनकर अपने और दूसरे के हुकूक फ़राइज़ को समझ सके। जी, क्या कहा गया इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि सबसे अहम आंसर जो है, सबसे अहम एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट है, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो फिर तालीम हम किसको देंगे, ठीक है ना। तो उसकी ही तरबियत और नशोनुमा के लिए जो हम एक पूरा मुआशरा जो है वो एक निसाब बनाता है, निज़ाम तालीम वज़ा करता है। ऑफ कोर्स तालिब इल्म जो मुआशरे का एक अहम रुकन है और उसी के लिए जो तालीम है पूरे मुआशरे की तालीम है, ठीक है ना। एक फ़र्द जो है अगर वो अच्छी से तालीम हासिल करेगा तो वो लाजमी उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे लोगों पर भी होगा, ठीक है। तो उसकी तालीम जो पूरे मुआशरे की तालीम हो गई है। मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म की तरबियत, हाँ, अब मुआशरे के लिए भी ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट की जो इनफरादी ज़रूरियात हैं, जो उसकी दिलचस्पी है, जो उसका इंटरेस्ट है और जो आप कह लो कि उसको फ़ायदा दे तालीम, इस तरह की तालीम जो है वो मुआशरा बनाए, ताकि वो अपने लिए भी उसको फ़ायदा हो और जिस मुआशरे में वो रहता है उस मुआशरे में रह कर वो दूसरे शहरियों को और उस मुआशरे को भी अच्छा फ़ायदा दे सके, ठीक हो गया। दूसरा पारा है जी तालीमी अमल की कामयाबी के लिए। एक मिनट। अच्छा, तालीमी अमल की कामयाबी के लिए मुतल्लिम के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि उम्र के किस दर्जे में है और इस उम्र के तकाज़े क्या है। मुतल्लिम की सलाहियतें, ज़ाती रुझानात और दिलचस्पियाँ क्या हैं। मुतल्लिम के इनफरादी इख्तिलाफ़ात, मज़ाज और इस्तेदाद के साथ साथ कौमी, मज़हबी और माशरती ज़रूरियात को पेश नज़र रखना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, तालीमी अमल की कामयाबी क्या कहते हैं? कहते हैं कि कि जो भी आपने निसाब बनाया है, जो आपने किताबें बनाई हैं, वो उसी वक्त कामयाब हैं जब वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक बनी हुई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक नर्सरी का बच्चा है, एक नर्सरी के बच्चे के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? उसको कलर्ड चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, उसको पिक्चर्स अट्रैक्ट करती हैं, उसको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जिनको वो पसंद करता है। मिसाल के एक छोटा बच्चा है, उसको हम एप्पल पढ़ाएंगे तो वो उसको एक खाने की गर्ज से भी उसको चीज़ अच्छी लग रही होगी, ये उसे पसंद है, कलर्ड उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रेड, ठीक है, और वो गोल है, ठीक है, उसकी शेप भी उसको पता चलेगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी तरह लेवल बाय लेवल दर्जा क्या है बच्चे का, एज क्या है बच्चे की, उसके अंदर सलाहियतें क्या हैं, ठीक है। एक फर्स्ट ईयर का अगर बच्चा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको एमफिल की किताब नहीं पढ़ा सकते एजुकेशन की, क्योंकि उसका मेंटल लेवल उस वक्त वहाँ तक नहीं गया, ठीक है। तो बच्चे की सलाहियतें, बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे की साइकी को भी जो है टीचर का काम है थोड़ा बहुत समझे, उस हिसाब से जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है आपने देखना है कि आप किस मुल्क में रहते हैं, आपका मज़हब क्या है, ठीक है, और आपके माशरे की ज़रूरियात क्या है, उस हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो अपने तजुर्बात और माहौल से कुछ ना कुछ
سیکھ کر بڑے تو ہو جائیں گے مگر ضروری نہیں کہ ان کا معیار معاشرے کے مطلوبہ معیار کے مطابق ہو، کیونکہ زندگی کا مقصد صرف روح و جسم کا رشتہ برقرار رکھنا ہی اور روزی کمانا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو ایسے رخ پر ڈالنا ہے کہ وہ ریاست اور معاشرے کا مفید شہری بنے۔ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بندہ بن کر زندگی بسر کرے، ملک و ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے فرائض ادا کرے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرے تاکہ متوازن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں بے شک ان کا انٹرسٹ جو بھی ہے ان کا پیرنٹس جو ہیں ٹیچر جو ہیں وہ ان کو بالکل ٹوٹلی ان کے حال پر نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، ان کو گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ اس کا اسکوپ زیادہ ہے، یہ آپ کو فائدہ زیادہ دے گا، آپ کو انڈیویجولی بھی فائدہ دے گا، معاشرے کو بھی فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ جو ہے انشاءاللہ ضرور سمجھ جائے گا اور اسے پتہ ہوگا کہ میرے فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو سمجھایا جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اچھے ٹریک پر چل کر جو ہے وہ ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔ سیکنڈ آنسر ہے جی معلم۔ معلم کہتے ہیں جی ٹیچر کو، ان کے استاد کو۔ معلم وہ ہستی ہے جو متعلم کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سے انجام دیتی ہے۔ تعلیمی عمل کی کامیابی کا دار مدار معلم ہی کا معاون منت ہے۔ معلم طالب علم کے لیے مثالی شخصیت ہے، بالکل جی، وہ اس کا مربی، مرشد، مشیر اور رہنما ہوتا ہے۔ معلم ہر معاملے میں استاد کی تقلید کرتا ہے۔ اگر استاد علم، کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بلند تو وہ طالب علم کو بھی زندگی میں رفتوں اور کامرانیوں سے امکنار کرے گا۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں جی معلم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے اور سم ٹائم ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا رہنما ثابت ہو، ایک اچھا مرشد ثابت ہو، ایک اچھا گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اچھا گائیڈ کرنے والا ہو، فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہو، موٹیویٹ کرنے والا ہو، یعنی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ٹوٹلی، آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنے ٹیچر کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ اپنی پرسنالٹی سے لے کر اپنے اخلاق جو ہے، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اتنی اچھی ہو کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے اس کو سمجھانا نہ پڑے، بلکہ اسٹوڈنٹ خود اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور اس کو کاپی کرے۔ مطلب کہ ٹیچر کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہو اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تاکہ بچہ جو ہے اس کو فالو کر کے، ٹیچر کو فالو کر کے جو وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد جی استاد نہ صرف متعلمین کو کتاب علم کو پہنچاتا ہے بلکہ ان کی ہر معاملہ میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ معلم کی قابلیت، شفقت، محنت اور لگن سے طالب علم کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر معلم فن تدریس میں ماہر اور تربیت یافتہ ہو تو وہ تعلیمی عمل میں حقیقی روح پھونک سکتا ہے۔ جی بالکل، کہتے ہیں استاد جو وہ صرف اور صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کو ہر موقع پر، ہر جگہ جو ہے اس کو گائیڈ مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ معلم جو ہے اگر معلم بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہے، پنچول ہے، اخلاق میں اچھا ہے، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ اگر معلم بہت اچھا طریقے سے پڑھائے، ٹھیک ہے، تو تعلیمی عمل میں حقیقی روح پھونک سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے معلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے معلم کے لقب کو پسند فرمایا۔ ہر معاشرے میں معلم کو بہت بلند مقام حاصل رہا ہے، اسے روح انسانی کا صنعت گر قرار دیا گیا ہے اور وہ ہمارے قوم کی حیثیت سے معاشرے اور قوم کی تعمیر تشکیل کا ذمہ دار ہے۔ معلم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تدریس کا طبی رجحان اور ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہو۔ کسی مجبوری کے تحت پیشہ تدریس اختیار کرنے والا شخص کسی بھی حقیقی معنوں، اچھا یہاں پہ جو کیا ہے معلم کا آپ مقام یہاں سے جان سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم جو ہے وہ قرار دیا، انما بعثت معلما، یعنی کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو معاشرے میں معلم کو دیکھ لیں بہت بلند مقام حاصل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کی روح کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں قوم کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مزدور ہے، ایک مستری ہے، وہ ایک گھر کو بنا رہا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ٹیچر جو ہے، ایک معلم جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک قوم کو جو ہے اس کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم دے کر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے معلم کو بھی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ اس طرح سے ہو کہ بچوں کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی مجبوری کے تحت یا صرف پیسے کمانے کے تحت جو ہے وہ اپنے پیشوں کو اختیار نہ کرے، بلکہ اس میں لگن پیدا کرے کہ اس نے واقعی اپنے بچوں کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے اور ان کو کچھ بنانا ہے اور ان کو کسی مقام تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد یہ تھرڈ ایلیمنٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ جی نصاب، ویری امپورٹنٹ، یہاں سے شارٹ کویسچن بھی آ جاتا ہوتا ہے اور لانگ کویسچن بھی آ جاتا ہے، 70 to 80% چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نصاب سے کیا مراد ہے، نصاب کیا ہے۔ نصاب ایکچوئل میں وہ راستہ ہے جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ نصاب کے لغوی معنی کیا ہے، راستہ کیا ہے، یہاں سبجیکٹیو آ جاتی ہے۔
निसाब के लघवी मायने क्या है जी, वो रास्ता के हैं, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है। जबकि इस्तिलाह में निसाब से मुराद, अब डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आप लिखोगे निसाब से मुराद वो तमाम सरगर्मियाँ, मशागल, तजर्बात, मुशाहदात और तहकीकात हैं जो मकासद तालीम के हसूल के लिए तालीमी इदारे के अंदर या बाहर इदारे की निगरानी में सर अंजाम आए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको निसाब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करती चली जाऊँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को रट लेते हैं। जैसे कि कल मैंने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा कि निसाब क्या है, तो तमाम बच्चों ने यही डेफिनेशन बताई, जबकि मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लास में भी बच्चों को जो है वो एक डेली लाइफ से एग्जांपल देके बच्चों को समझाऊं, ताकि बच्चे जो हैं वो रटे नहीं बल्कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे लेके चलें। ठीक है। तो निसाब एक्चुअल में मिसाल अगर मैं आपको दूँ यहाँ पे, कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप उसके लिए एजुकेशन नहीं पढ़ोगे, आप उसके लिए ऑफ कोर्स आपका ट्रैक और है, आप FSC करोगे उसके बाद MBBS करोगे। ठीक हो गया ना। इसी तरह आपने अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज आना है घर से, तो आप किसी और गाड़ी पे नहीं बैठ जाओगे, आप लाहौर की गाड़ी पे नहीं बैठ जाओगे, आप फैसलाबाद की गाड़ी पे नहीं बैठ जाओगे। आपकी मंजिल क्या है, कॉलेज है, तो आपने कॉलेज के लिए जो बस आती है, अपने कॉलेज के लिए जो रास्ता आता है, आपने उस रास्ते को बनाना है ताकि आप अपनी मंजिल इनके कॉलेज तक पहुंच जाओ। इसी तरह निसाब क्या है, आप जो भी बनना चाहते हो, आपने जो भी चूज़ किए अपने लिए सब्जेक्ट, तो आपने उसी निसाब को, उन्हीं किताबों को पढ़ के जो है पढ़ना है, उन्हीं पे ही जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है, उन्हीं पे अपने एक्सपीरियंस करना है, उन्हीं को ऑब्ज़र्व करना है। तो वही उसी को हम निसाब कहते हैं, उन्हीं किताबों को हम निसाब कहते हैं, उसी सिलेबस को जो हम पढ़ रहे होते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ठीक है। अब निसाब जो है वो एक्चुअल में दो तरह का जो है निसाब है, यानी कि आप कह सकते हैं निसाब के दो बड़े अज्जा हैं। ठीक है। जिसमें पहला आ जाता है जी कंटेंट या फिर निसाबी सरगर्मियाँ, दूसरा है को करिकुलर एक्टिविटीज़, हम निसाबी सरगर्मियाँ। ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है कि निसाब के कितने अज्जा हैं, तो दो हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। और कौन कौन से हैं, मवाद और हम निसाबी सरगर्मियाँ। अब मवाद क्या है जी, निसाब का मवाद इस इल्म पर मबनी होता है जो इंसानी तजर्बात, मुशाहदात और तहकीकात के नतीजे में बनी नौ इंसान ने मुख्तलिफ ज़राए इल्म से अख़ज़ किया होता है। यानी कंटेंट दरसी कुतुब की शक्ल में तलबा की तदरीस के लिए असातिज़ा और तलबा को मुहैया किया जाता है। बिलमुम इसी में से इम्तिहान लिया जाता है। लिहाजा निसाब तलबा की ज़हनी इस्तेदाद, ज़रूरियात और दिलचस्पियों के साथ साथ मुआशरे की नज़रियात, इक़दार, कौमी, मुआशरती फ़लाना फ़लाना। ठीक है। अच्छा, अब इस पैरे में क्या लिखा हुआ है। अब पहला जो इन्होंने एग्ज़ाम बताया वो है कंटेंट। कंटेंट किसको कहते हैं, ये वो चीज़ है जो इंसान के तजर्बात, मुशाहिदात को देखते हुए किताबें बनाई जाती हैं। दरसी कुतुब, जो भी आपके हाथ में किताब है, फर्स्ट ईयर की बुक है, और जिस किताब से मैं पढ़ा रही हूँ ये भी बुक है आपकी फर्स्ट ईयर की, तो ये है वो कंटेंट, ये है वो निसाब का बड़ा या पहला जुज़। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं निसाब का एक पहला और इम्पॉर्टेंट जुज़। जो किताबें, जो दरसी कुतुब आप पढ़ रहे हो, वो इंसान बच्चे की, यानी कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनकी ज़हनी इस्तात के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो ये बुक बनाई गई है, और यहीं से पेपर आता है ताकि बच्चे के मेंटल लेवल और उसकी दिलचस्पी को भी चेक कर सके और उसको फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकें। और निसाब का क्या होता है कि इसमें जो है वो इस तरह का भी होना चाहिए कि उसमें इतनी गुंजाइश हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उसको आप मुस्तकबिल में जो है वो ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सके, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ों को आप आगे पीछे कर सकें। हो सकता है एक चैप्टर जो है वो उसको अगर आप स्किप भी कर दे तो कोई मसला ना हो, और उसमें नया चैप्टर ऐड करना चाहें तो भी कोई मसला ना हो। सो इसलिए मुआशरे की ज़रूरत को देखते हुए जो है वो आपने इस निसाब को बनाना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या है जी, हम निसाबी सरगर्मियाँ अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ निसाब की, कि अगर आपको जैसे आप लोग इंग्लिश की बुक पढ़ते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल में मिस्टर चिप्स की एक बुक है, तो वो एक निसाब का हिस्सा बना दिया गया है काफ़ी अरसे से। ठीक है, हम लोगों ने भी अपने सेकेंड ईयर में थी मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टर चिप्स की जो बुक है। तो अगर हम मिस्टर चिप्स की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो बुक है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, उस एक बुक बना के उनकी ज़िंदगी पे एक पूरी बुक, जैसे सीरत नबी है उस पर एक पूरी बुक लिखी जाए और वो निसाब में अगर ऐड कर दी जाए, तो ये हम कहेंगे कि ज़रूरत के मुताबिक जो है वो निसाब हमने ऐड कर दिए। इनके बच्चों को अगर हम ये तो हर दौर की ज़रूरत है ना, तो अगर हम ये ऐड कर दें तो एक तो निसाब चेंज हो जाएगा और एक अच्छी एडिशन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जी हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या है, ये दूसरी निसाबी तालीम का दूसरा अहम हिस्सा है या अहम जुज़ है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें इम्तिहान नहीं लिए जाते, इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं, वर्जिश करवाई जाती है जिससे बच्चे फ़िज़िकली फ़िट हों। जब फ़िज़िकली फ़िट होंगे तो अच्छा जो है वो सबक भी याद कर सकते हैं, इम्तिहान में भी अच्छी कारकर्दगी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छा जिस्म जो है उसमें अच्छा जहन जो है वो काम कर सकता है, इसलिए हम निसाबी सरगर्मियाँ भी जो है वो बहुत ज़रूरी हैं निसाब के साथ साथ। ठीक हो गया। तो आज के दिन हम रखते हैं जी जस्ट 3
عناصر، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلا پڑھا ہے جی متعلم، دوسرا پڑھا ہے معلم، اور تیسرا پڑھا ہے جی نصاب. آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا کیونکہ یہاں سے پیپر لازمی آ جاتا ہے. سو اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.